हेलो एवरीवन, आज है 5 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए, आईडीबीआई बैंक का शेयर जो है वो 37-38 रुपीज के प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहा है। आज एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली है, 4% की तेजी है। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह भी है कि एक बड़ी खबर निकल कर भी सामने आई है। हालांकि मार्केट बंद होने के बाद ये खबर आई थी जो इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और ये जो खबर है वो सरकार के डिसइन्वेस्टमेंट के जो अपडेट है, पिछले काफी वक्त से जो सरकार एक लॉलीपॉप लेके चल रही है कि भैया हम यहाँ पर अपना हिस्सा बेचेंगे, शेयर इसको प्राइवेटाइज करेंगे, उसको लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि 37 रुपीज का ये शेयर क्या खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है या फिर ओवरबॉट की सिचुएशन में पहुंच चुका है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आईडीबीआई बैंक 37-38 रुपीज का शेयर है। पिछले एक महीने में देखे तो भैया अच्छी तेजी आई है, जरूर गिरावट आई थी, जरूर गिरा 38 से टूटकर 33 रुपीज तक पहुंचा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले 2-3 दिनों में मैंने वीडियो बनाकर ये भी कहा था, जब इनके रिजल्ट्स आए थे तब मैंने कहा था कि तेजी और ज्यादा बनने वाली है, क्योंकि अच्छे नतीजे थे और सरकार कभी भी यहाँ पर आपको प्राइवेटाइजेशन को लेकर कोई बड़ी अपडेट दे सकती है। और यही हुआ है, सरकार ने अपडेट दी है प्राइवेटाइजेशन को लेकर। एक साल में अगर हम देखें तो देखिए एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, 50 रुपए से भी ज्यादा का हाई बना था, 53 रुपीज तक ये शेयर गया था। कब गया था? 19 रुपए, जब कोरोना काल चल रहा था, ठीक है। 19 रुपए का शेयर 53 पे पहुंचा था। क्यों पहुंचा था? क्योंकि सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेचने की बात करी थी, इसको प्राइवेटाइजेशन बनाने की बात करी थी, प्राइवेट बैंक बनाने की बात करी थी और शेयर एकदम से उछल गया। तेजी आई थी कोरोना काल में भी। लेकिन बाद में जब तक सरकार के द्वारा कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई, ना ही इसके ऊपर कोई काम किया गया, शेयर टूट के बिखरने लगा और वापस इससे आधा हो गया, 26 पे आ गया था ये शेयर। लेकिन दोबारा जब बजट आने वाला था, शेयर में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली और बजट में इसके बारे में बात भी की गई कि भैया हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो प्राइवेटाइजेशन वाली चीज है उसको निपटा लिया जाए और बड़ा पैसा वहां से रेज करा जाए। तो तेजी आई, ठीक है, शेयर पहुंचा 42 रुपीज तक। लेकिन फिर से कोई बड़ी अपडेट नहीं आई, वापस टूटना शुरू हो गया, 33 पे पहुंचा। बाद में अच्छे नतीजे आए, तेजी आई और अभी खबर आई है सरकार के डिस इन्वेस्टमेंट को लेकर और इसको हरी झंडी मिल चुकी है। यहाँ पर आप देखें तो न्यूज कुछ इस तरीके से है, द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हम CCEA के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा ऑन May 5, मतलब आज की खबर है, ग्रांटेड अप्रूवल फॉर लॉन्ग टर्म पेंडिंग स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ आईडीबीआई बैंक। काफी वक्त से ये चीज पेंडिंग थी, बताई जा रही थी कि भैया होगा होगा होगा, कब होगा ये किसी को नहीं पता था। लेकिन अब फाइनली कैबिनेट कमेटी ने इसको अप्रूवल दे दिया है और इसका डिसइन्वेस्टमेंट जो है अब होने वाला है। और जो तेजी आपको पहले देखने को मिली थी उतनी बड़ी तो नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी तेजी ऊपर है ही ये शेयर। लेकिन हाँ, एक यहाँ से और भी बड़ी तेजी की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, थोड़ी सी तेजी जरूर आएगी यहाँ से। द एक्सटेंट ऑफ रिस्पेक्टिव शेयर होल्डिंग to be disinvested by government and LIC Limited shall be decided at the time of structuring of the transition। अब कितनी हिस्सेदारी को बेचेंगे उसके बारे में तो भैया जब इसके लिए स्ट्रक्चरिंग किया जाएगा तभी तभी इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन देखा जाए तो सरकार और LIC दोनों मिलकर 94% से भी ज्यादा की हिस्सेदारी आईडीबीआई बैंक में रखते हैं। जिसमें सरकार की बात या सेंट्रल की बात करें तो 45.48% की होल्डिंग उनके पास है और LIC के पास 49.24% की होल्डिंग है। इसको देखा जाए तो LIC करंटली अगर हम देखिए तो LIC प्रमोटर है और गवर्नमेंट जो है ये यहाँ पर को प्रमोटर है आईडीबीआई बैंक में। अब देखिए, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मतलब भैया नरेंद्र मोदी इसके चेयरपर्सन है, उनके द्वारा बताया गया कि भैया अप्रूवल दे दीजिए इसको। और आज इसके बारे में खबर भी आ गई, द एक्सटेंड ऑफ रिस्पेक्टिव शेयर होल्डिंग, रिस्पेक्टिव शेयर होल्डिंग टू बी डिसइन्वेस्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड LIC shall be decided at a time of restructuring ट्रांजेक्शन इन कंसल्टेंट विद आरबीआई के साथ कंसल्ट करके
जब वक्त आने पर इसके बारे में कितना कितना हिस्सा इनको बेचना है उसके बारे में बात की जाएगी। हालांकि जब बजट अभी अनाउंस हुआ था उसमें प्राइवेटाइजेशन को लेकर बातचीत की गई थी और सरकार ने ये भी बताया था कि तकरीबन 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे अलग अलग जगहों मतलब जो अलग अलग कंपनीज है उसमें अपने जो हिस्से है उसको बेचकर। Other than IDBI Bank, we propose to take up the privatization of two public sector banks and one general insurance। तो भैया दो और मतलब दो पब्लिक सेक्टर बैंक का भी प्राइवेटाइजेशन होने वाला है आईडीबीआई के साथ साथ, और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी होने वाले। कौन सी है ये तो भैया आने वाला वक्त हमको बताएगा कि क्या है। एलआईसी के बारे में देखिए तो जनवरी 2019 में इन्होंने आईडीबीआई में अपनी कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदी थी, 51% की स्टेक खरीदी थी यहाँ पर 2019 जनवरी महीने में। और LIC इस बोर्ड हैज पास द रेजोल्यूशन टू द इफेक्ट दैट LIC may reduce its shareholding in IDBI Bank Limited through disinvesting its stake along with strategic stake sold। तो देखिए सरकार और LIC दोनों मिलकर अपनी थोड़ी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं, यहाँ पर ये बात तय है। ठीक है, अब कितनी हिस्सेदारी बेचेंगे ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक और चीज यहाँ पर ये भी है कि मई 2019 में आईडीबीआई बैंक को पीसीएफ फ्रेमवर्क में डाला गया था। मतलब पीसीएफ फ्रेमवर्क में अगर आपको डाला जाता है इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आपकी बैंक जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उनके ऊपर एनपीए ज्यादा है और कैसे कि भैया चीजें अच्छी यहाँ पर नहीं चल रही है, ओवरऑल आप ये मान के चल सकते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इनको पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर किया गया और पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर जाने का मतलब है कि आपकी जो कंपनी है या फिर बैंक है उसमें अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज है, पैसा भी कमाया, जो रिजल्ट अच्छा आए हैं वो भी बेहतर है, शानदार है। यहाँ पर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है ये, 41,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर देखा जाए तो 7.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है, बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी गई है। इतना ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न पहले ही समझा दिया कि 94.71% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। म्यूचुअल फंड, एफआईज और इंश्योरेंस कंपनी हिस्सेदारी है जरूर लेकिन बहुत कम है, नाम मात्र की है। 0.09% की स्टेक एफआईज के पास है, 0.04% की स्टेक म्यूचुअल फंड के पास है और 0.12% की स्टेक इंश्योरेंस कंपनी के पास यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक और चीज है, अगर टिकर टैब पे मैं जाता हूं तो आईडीबीआई बैंक की मैं यहाँ पर बात करूं तो आप देखिए एंट्री पॉइंट की मैं बात करूं तो गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट ओवरबोट जोन। मतलब अभी भी ये जो शेयर है वो ओवरबोट जोन में नहीं गया है, एंट्री लेने के लिए एक सही वक्त अभी भी हो सकता है। टेक्निकल रेटिंग देखेंगे तो अच्छी है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर जाने के चांसेस है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 9% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब 92% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो बड़े हैं, शानदार है। देखिए जो डिक्रीज हो रहे थे रेवेन्यू अब वो एक ही झटके में 5,785 करोड़ से भी ऊपर निकल चुके हैं। प्रॉफिट अगर देखें तो भाई साहब प्रॉफिट जो बड़े हैं ये शानदार प्रॉफिट है। 165 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 2020 में था, फिर जून में भी 165 करोड़ के आसपास ही रहा, लेकिन सितंबर क्वार्टर में 335 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया इन्होंने। इतना ही नहीं, दिसंबर 2020 में 400 करोड़ के करीब का प्रॉफिट था और इस बार 550 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो अच्छे प्रॉफिट से बेहतरीन है, तेजी देखने को मिल रही है यहाँ पर। और जो सबसे खास बात है वो इसके प्राइवेटाइजेशन को लेकर है। अब किस तरीके से सरकार अपनी हिस्सेदारी को कम करेगी, कोई बड़े प्लेयर को लेकर आएगी या फिर किस तरीके से बेचा जाएगा, वो इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। ओवरऑल आईडीबीआई बैंक डेफिनेटली ट्रेंड में रहने वाला है, लेकिन एक चीज कहूंगा यहाँ पर कि तेजी आएगी, यहाँ पर 50 रुपए के करीब जाने के चांसेस हैं इसके, लेकिन एक थोड़ा सा रिस्क भी रहेगा क्योंकि एक बड़े लेवल तक पहुंचने के बाद आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। तो एक चीज यहाँ पर ये भी मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मैंने 37 रुपीज के प्राइस पे खरीदारी करने की सलाह दी है। इवन 40 रुपए के प्राइस पर भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है, लेकिन अगर 45-50 तक पहुंचता है तब मेरी खरीदारी की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। तो ये मत समझ लेना कि ये चलो 38 पर है, खरीदने के लिए बोला है, 45 तक पहुंच गया मतलब अभी भी हम खरीद सकते हैं। तब की सिचुएशन क्या है उसको देखना चाहिए कि ओवरबोट जोन में पहुंच चुका है कि नहीं पहुंच चुका है, किस तरीके का सेंटिमेंट है, क्या क्या चीजें और बाहर आ सकती है, सरकार जो हिस्सेदारी बेच रही है उसमें कौन से बड़े प्लेयर्स है, कौन कौन नया एंट्री करने वाला है, किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें समझने वाली है।
हाल फिलहाल में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है जो काम करेगा, 45 तक जाने के चांसेस यहाँ पर जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां से और ऊपर तक जाएगा कि नहीं वो डिपेंड करता है उस प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर किसी पर्टिकुलर प्राइस रेंज पे अगर मैं कुछ कह रहा हूँ बाइंग का, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये उससे 15-20% की तेजी दिखा गया तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। और मैं हमेशा वीडियो अपडेट करके बताता भी हूँ, अगर ये 37 पर है, अगर 45 पे पहुंचेगा तो मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो अपडेटेड वीडियो होते हैं हमेशा उसको भी देखना जरूर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हो, सरकार जो अपना हिस्सेदारी यहाँ पर बेच रही है उसके बारे में भी आपका क्या कहना है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।